नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं आपके साथ शकील साजिद। छत्तीसगढ़ की साय सरकार कैबिनेट की बैठक 10 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री निवास में हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में सबसे अहम फैसला आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा और जरूरत पड़ने पर केस वापस लेने की प्रक्रिया को मंजूरी देना रहा। सरकार का कहना है कि जो नक्सली हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं और जिनका आचरण अच्छा है, उनके मामलों पर नीति के अनुसार विचार किया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए एक मंत्री परिषद उप समिति बनाने का भी फैसला किया है। यह समिति अदालतों से वापस लिए जाने वाले मामलों की पूरी जांच करेगी और फिर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखेगी। इसके बाद ही किसी मामले पर अंतिम निर्णय होगा। इस पूरी प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण बटे पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के नियमों के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। मामले वापस लेने की प्रक्रिया जिला स्तर से शुरू होगी। जिला समिति पहले केस की रिपोर्ट तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजेगी। वहां से अभिमत जोड़कर प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। विधि विभाग की राय मिलने के बाद मामला मंत्री परिषद उप समिति के पास जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद ही कैबिनेट अंतिम फैसला लेगी। इस तरह सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को न्यायिक मदद देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। आगे बढ़ते हैं। एक बेहद खास चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया और दूसरे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही है। डीएसपी कल्पना वर्मा सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन ने उन पर गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद मामला प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग की कहानी जैसा बन गया है। सोशल मीडिया पर उनकी चैट और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कल्पना वर्मा का पक्ष भी सामने आ गया है, जिसे बताया जाना बेहद जरूरी है। कारोबारी दीपक टंडन का कहना है कि उनकी मुलाकात डीएसपी कल्पना वर्मा से साल 2021 में हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और रिश्ता बन गया। दीपक का आरोप है कि इसी दौरान डीएसपी उनसे लगातार पैसे और महंगे गिफ्ट मांगती रही। उनका दावा है कि उन्होंने कल्पना को करीब 2 करोड़ रुपए दिए। इसके अलावा 12 लाख की हीरे की अंगूठी, 5 लाख की सोने की चेन व टॉप्स, 1 लाख का ब्रेसलेट, एक इनोवा क्रिस्टा कार भी दी। दीपक का कहना है कि डीएसपी की मांग यही नहीं रुकी। उसने आरोप लगाया है कि डीएसपी ने उसके रायपुर की वीआईपी रोड पर बने एक होटल को भी अपने भाई के नाम पर करवा लिया और बाद में 30 लाख रुपए खर्च कर उसे अपने नाम कर लिया। दीपक ने खम्हाडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस को कई सबूत भी दिए हैं। इनमें दोनों की व्हाट्सएप चैट, होटल का सीसीटीवी फुटेज, दूसरी सामग्री शामिल है। आरोप है कि डीएसपी ने उन्हें फर्जी केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। दूसरी तरफ डीएसपी कल्पना वर्मा ने इन सभी आरोपों को गलत बताया सिरे से। उन्होंने कहा कि यह विवाद उनके पिता और दीपक टंडन के बीच पुराने बिजनेस के लेन देन से जुड़ा है। दीपक ने अपनी पत्नी के नाम पर जो चेक दिया था वह बाउंस हो गया और मामला कोर्ट में चल रहा है। कल्पना वर्मा का कहना है कि कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए उनका नाम बेवजह इसमें घसीटा जा रहा है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि यह पूरा मामला उनके काम, उनके पद या उनके निजी जीवन से जुड़ा नहीं है। कल्पना वर्मा ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी फोटो और उनके अकाउंट से ली गई चीजों का गलत इस्तेमाल कर फर्जी चैट बनाई गई है। एक बड़े गंभीर बात कह रही है वो, और ये एक आपराधिक हरकत है और उनके परिवार वाले इस पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे कानून पर भरोसा रखती हैं और उसी के अनुसार वो आगे बढ़ेंगी, कार्रवाई करेंगी। जानकारी के मुताबिक कल्पना वर्मा 2017 बैच की डीएसपी हैं और मूल रूप से रायपुर की रहने वाली है। इस वक्त वे दंतेवाड़ा में पोस्टेड है। कहा जा रहा है कि 2021 में जब वे महासमुंद में थी तब उनके बैचमेट के जरिए उनकी मुलाकात दीपक टंडन से हुई थी और दोनों के बीच बात शुरू हुई। कल्पना वर्मा ने सवाल भी उठाया कि अगर दीपक या उनकी पत्नी को इतनी दिक्कत थी तो उन्होंने इतने सालों में एक बार भी शिकायत क्यों नहीं की। अब जब कोर्ट में उन्हें पैसे देने का वक्त आ रहा है तभी वे सारी बातें लेकर सामने क्यों आ रहे हैं। बहरहाल मामला बड़ा गंभीर है और इसमें कोई शक नहीं है। एक डीएसपी पुलिस प्रशासन के विभाग का मामला है।
इसलिए पुलिस भी बहुत फूक फूक कर इस पर कदम रख रही होगी। लेकिन बहरहाल जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी करना ही होगा या होना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आरक्षण मामलों की सुनवाई चल रही है। कोर्ट अब बहुत जल्द 50% से ज्यादा आरक्षण देने पर अंतिम फैसला सुना सकता है। अगर फैसला 50% सीमा के खिलाफ जाता है तो छत्तीसगढ़ में 260 से ज्यादा पदों पर निकली भर्तियां बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। राज्य में 2012 में कुल आरक्षण 58% किया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने सितंबर 2022 में रद्द कर दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मई 2023 में थोड़ी राहत दी और कहा कि सिर्फ पुरानी भर्तियों के नतीजे जारी किए जा सकते, वो भी परिणाम कोर्ट के फैसले पर निर्भर होंगे। नई भर्तियों पर यह राहत लागू नहीं थी। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ की कई भर्ती एजेंसियों ने 1 मई 2023 के बाद निकली नई नौकरियों में भी 58% आरक्षण लागू कर दिया, जबकि कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस मुद्दे पर जब आरटीआई में पूछा गया तो हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2023 के बाद 50% आरक्षण ही सही है। आरटीआई में पहला सवाल यह था कि क्या संविदा भर्ती में 58% रोस्टर लगाया गया। हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि संविदा भर्ती में सिर्फ 50% वाला रोस्टर लागू हुआ। दूसरे सवाल में यह पूछा गया कि क्या हाई कोर्ट ने मई 2023 के बाद पुराना रोस्टर लागू किया। कोर्ट ने जवाब दिया कि 1 मई 2023 से पहले 58% रोस्टर लागू था, लेकिन उसके बाद नया 50% रोस्टर लागू हुआ, जिसमें एससी 16%, एसटी 20% और ओबीसी 14% शामिल है। असल में राज्य सरकार अभी भी 58% वाले मॉडल को कई नई भर्तियों में लागू कर बैठी है। कई विभागों ने वार्ड बॉय, आबकारी अधीक्षक और अमीन समेत कई पदों पर 58% आरक्षण के आधार पर विज्ञापन निकाले और कुछ विभागों ने तो उसी के हिसाब से रिजल्ट भी निकाल दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट 50% सीमा को लेकर कोई सख्त फैसला देती है तो इन भर्तियों के नतीजे रद्द हो सकते हैं। हजारों उम्मीदवारों की स्थिति अधर में लटक सकती है। उधर मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बढ़ा के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कोई अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी, पहले कानून की वैधता तय होगी। कोर्ट ने यह भी माना है कि छत्तीसगढ़ को जो राहत मिली थी वह बहुत सीमित थी और एमपी को वैसी राहत नहीं दी जा सकती। अब कोर्ट दोनों मामलों के अलग अलग अंतिम सुनवाई करेगा। पहले मध्य प्रदेश का केस सुना जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ वाला मामला आएगा। संकेत छत्तीसगढ़ के लिए मुश्किल भरे माने जा रहे हैं, क्योंकि 58% आरक्षण मॉडल पहले ही हाई कोर्ट में नहीं टिक पाया था। आगे का असर 58% रोस्टर पर निकली सारी भर्तियों पर खतरा मंडराता रहेगा। कई भर्ती प्रक्रियाओं के रिजल्ट रुक सकते हैं। हजारों उम्मीदवारों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आरटीआई में हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नई भर्तियों में 50% रोस्टर ही सही था। अगर सुप्रीम कोर्ट अंत में 50% से ऊपर आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर देता है तो छत्तीसगढ़ को आरक्षण सिस्टम बदलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत अजीम तरीन शख्सियत हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी अभिनेता दिलीप कुमार की का 103वां जन्मदिन है। उनकी जिंदगी किस्सों, संघर्ष और किस्मत के हैरान कर देने वाले मोड़ों से भरी है। किशोर उम्र में एक दिन किसी बात पर पिता से झगड़ा करके उन्होंने घर छोड़ दिया। वह पुणे पहुंचे और ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में सैंडविच बनाकर बेचने लगे। उनकी अंग्रेजी अच्छी थी, इसलिए जल्दी ही मैनेजर बन गए। 2 साल काम करने के बाद कुछ पैसे बचाकर मुंबई लौट आए। एक बार कैंटीन में ब्रिटिश शासन पर चर्चा हो गई। दिलीप कुमार ने संविधान और नियमों के बारे में साफ साफ अपनी बात रखी। अंग्रेज अफसरों की बात पसंद आई और अगले दिन उन्हें भाषण देने को कहा गया। उन्होंने पूरी रात मेहनत कर भाषण लिखा, लेकिन भाषण खत्म होते ही पुलिस ने उन्हें ब्रिटिश विरोधी बातें करने पर पकड़ लिया और उन्हें येरवड़ा जेल की उसी कोठरी में ले जाएगा जहां कई सत्याग्रही रखे जाते हैं। वहीं के कैदियों ने उन्हें गांधी वाला कहकर बुलाया। वह भी उसी दिन भूख हड़ताल पर बैठ गए। अगले दिन एक अफसर उन्हें पहचान कर छुड़ाने आया और उन्हें वापस काम पर ले गया। असली मोड़ जिंदगी का 1942 की एक सुबह आया। चर्च गेट स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे दिलीप कुमार की मुलाकात डॉक्टर मसानी से हो गई। मसानी उन्हें बॉम्बे टॉकीज ले गए। वहां उनकी मुलाकात देविका रानी से कराई। देविका रानी ने पूछा, एक्टिंग करोगे? 1250 रुपये महीना देंगे। दिलीप कुमार, जो उस वक्त यूसुफ खान थे, को भरोसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी रकम हर महीने मिल सकती है। अगले दिन उन्होंने इसकी पुष्टि की और बॉम्बे
टाकिस ज्वाइन कर लिया। घर में माँ से कहा कि उर्दू वाले किसी इज्जतदार काम में नौकरी लगी है, क्योंकि उनके पिता फिल्मों को नौटंकी कहते थे। उनकी पहली फिल्म जवार भाटा आई, लेकिन 47 में जुगनू पहली बड़ी हिट बनी। मुंबई में जगह जगह उनके पोस्टर लगे। एक पोस्टर उनके पिताजी की फल मंडी के पास भी लगा। उनके पिताजी को जब पता चला कि पोस्टर पर दिख रहा हीरो उनका बेटा है तो वह चुप हो गए। कई दिनों बाद तक उन्होंने बेटे से बात नहीं की। दिलीप कुमार ये बात राज कपूर को बताई। फिर पृथ्वीराज कपूर ने घर आकर माहौल हल्का किया। धीरे धीरे पिता ने बेटे का रास्ता स्वीकार कर लिया। दिलीप कुमार के पिता ने एक बार नरगिस को उनकी प्रेमिका समझ लिया था। फिल्म मेला देखकर उन्हें लगा कि बेटा सचमुच प्यार में दुखी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वह सच में उस लड़के से शादी करना चाहता है तो वो उसके घर जाकर बात कर लेंगे। बाद में दिलीप कुमार ने समझाया कि ये सब फिल्म की कहानी है। दिलीप कुमार की शादी से जुड़ी एक दिलचस्प बात थी। 1955 एक ज्योतिषी ने कहा था कि उनकी शादी 40 की उम्र के बाद होगी। लड़की उनसे आधी उम्र की होगी, फिल्मों से जुड़ी होगी और बहुत खूबसूरत होगी। उन्होंने बात को मजाक में लिया, लेकिन भविष्यवाणी सच हुई। 1966 में उनकी शादी सायरा बानो से हुई, जो उनसे 22 साल छोटी थी। दोनों की जोड़ी आखिरी वक्त तक साथ रही और ये रिश्ता लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। पेशावर की आग की रात में पैदा हुआ ये बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का इतिहास बन गया, जिसे दुनिया हमेशा ट्रेजेडी किंग और हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े कलाकारों में से याद करेगी। दिलीप कुमार साहब की फिल्मों की बात करें तो गंगा जमुना, संघर्ष, उसके अलावा जो अभी की फिल्में हैं विधाता, शक्ति, उसके पहले इनकी जो फिल्में हैं आन, अंदाज, ये बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें दिलीप कुमार ने हीरो के रूप में काम किया और बिला शक कहा जा सकता है बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए, बहुत सारे फिल्म फेयर के पुरस्कार मिले और पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इन्हें बहुत बड़े अभिनेता के तौर पर याद रखती है, हम सभी भी। आज कवि प्रदीप की पुण्यतिथि है। उनके जीवन और योगदान के बारे में हम थोड़ा संक्षेप में बात करते हैं। भारत के सबसे सम्मानित देशभक्ति के गीतकारों में शामिल कवि प्रदीप ने राष्ट्रीय भावना को नई पहचान दी और हिंदी सिनेमा को कई अमर रचनाएं। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था और उनका जन्म 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के बदनावर धार जिले में हुआ। बचपन से ही राष्ट्रीय चेतना और कविता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और वहीं से उन्हें कविताओं और राष्ट्रवादी लेखन की पहचान मिली। छात्र जीवन में उनके कवि सम्मेलनों ने लोकप्रियता दिलाई। 1939 में बॉम्बे टाकीज ने उन्हें फिल्म कंचन के गीतकार के रूप में चुना और यहीं से उनका फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। 1940 के दशक में वे हिंदी सिनेमा के प्रमुख गीतकार बन गए। उनका सबसे प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीदों को समर्पित था। ये गीत 26 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर ने पंडित नेहरू की मौजूदगी में गाया, जिसके बाद ऐसा बताया जाता है कि नेहरू जी की आंखें भी नम हो गई। कवि प्रदीप ने 70 से अधिक फिल्मों, लगभग 250 गीत लिखे, जिनमें जय जय विजय विजय दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल और चल चल रे नौजवान जैसे लोकप्रिय गीत शामिल हैं। अपने गीतों की रॉयल्टी नहीं लेते थे, खासकर ऐ मेरे वतन के लोगों की रॉयल्टी उन्होंने शहीदों के परिवारों के लिए दान कर दी, जिससे जो आज भी एक ट्रस्ट को जाती है। ये प्रमाणित तथ्य है। भारत सरकार ने 1997 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। हिंदी फिल्म संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। कवि प्रदीप का निधन 11 दिसंबर 1998 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनके राष्ट्रगीत आज भी राष्ट्रीय समारोह, स्कूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाए जाते हैं। सबसे प्रभावशाली देशभक्त गीतकारों में उन्हें माना जाता है। आज के लिए इतना ही। और आपको कैसा लगता है हमारा यह कार्यक्रम? चर्चा है, अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराएं। शकील साजिद का नमस्कार।